दोस्तों ये चीजें भगवत गीता में हजारों साल पहले बोल दी गई है यार। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा आप लोग इन दुनिया को देखना चाहोगे ना, ये दुनिया आप लोगों को वैसे ही दिखाई देगी। अगर आप लोग समस्या पर फोकस कर रहे हो तो आप लोगों को समस्या दिखाई देगी, और अगर आप लोग इंजॉयमेंट पर फोकस कर रहे हो तो आप लोग हर समस्या में भी एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। आप लोग यहाँ पर देखो, सड़क पर पानी भरा हुआ है, लोग चाहे तो गाली देते, इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेट होते, पर लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको एक तरीके से इंजॉयमेंट का साधन बना दिया। उसमें नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और बोल रहे हैं गाड़ी को हमारे पास में आओ और यहाँ से हमारे ऊपर जो है फुहारा पड़ेगा। इसी तरीके से कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस टाइम पर अपने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर कर चले गए। तो हर एक समस्या जो है वो आप लोगों को एक सोल्यूशन देती है। ऐसे ही अगर आप लोगों के सामने कोई समस्या है तो ये देखो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आखिर ये समस्या आ क्यों रही है? क्या ये हम लोग को अपग्रेड करने आ रही है? क्या ये हमको प्रो बनाने आ रही है? हमारा नेक्स्ट वर्जन तैयार करने आ रही है? अभी आप लोगों को सोचना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस पर जरूर सोचिएगा बैठकर। कई सारे मेल आ रहे हैं आज की डेट में कि सर यूपीएससी ने हिला दिया। इंस्टाग्राम पे मैसेज है कि सर यूपीएससी ने रुला दिया, पर लेकिन इन रियलिटी में यूपीएससी ने आप लोगों को ये बता दिया कि जो ऊपर ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं ना, उनको यूपीएससी को उनकी जरूरत नहीं है। रियलिटी में अगर देखो, यूपीएससी कहती है कि सीरियस होकर थोड़ा पढ़ाई करो, और ये चीज़ें आप लोगों को फील करनी पड़ेगी। यही चीज़ें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी टारगेट को लेकर चल रहे हो ना, कि हवा में उठाकर लेकर चले गए, बस ये नहीं, एक तरीके से जो कहते हैं कि करंट अफेयर में कहता हूँ डेली सुनो, वो क्या कह रहे हैं कि डेली सुनने की क्या जरूरत है, या तो यार मंथली देख लेंगे या फिर ईयरली देख लेंगे। तो मंथली और ईयरली में आप लोग समझ रहे हो, जो मंथली में जो वीडियो है जो 2-2 घंटे की होती है, इसका मतलब 24 घंटे की वीडियो हो रही है साल में। उस 24 घंटे को 12 घंटे में कवर किया जा रहा है। कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को छूटती है वहां पर नजर आएगी। और सोचो, जब मंथली जो वीडियो आती है उसमें 2 घंटे की वीडियो होती है, और उस 2 घंटे यानी कि डेली के अगर कवर करें 45 घंटों को 2 घंटे में कवर किया जा रहा है, तो कुछ तो कम होता होगा ना। तो इसलिए कहते हैं यार, जो इंसान डेली करंट अफेयर या फिर डेली किसी सब्जेक्ट को करके चल रहा है, वो इंसान के सामने वो इंसान जो मंथली देख रहा है या फिर ईयरली देख रहा है, कभी टिक ही नहीं सकता। अगर कोई मंथली और ईयरली को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो बिल्कुल बेस्ट है, पर लेकिन अगर वो बोले कि नहीं यार उसी को हम लोग को कवर करना है, तो फिर भाई साहब फिर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को लगेंगे यार पढ़ तो रखे हैं, पर लेकिन उसका आंसर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ना चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ा है, गहराई तक नहीं पढ़ा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाने बैठाऊंगा तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे पॉलिटी करंट अफेयर के जो पढ़ा रखे हैं, कि आप लोगों को 40 से 50+ क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, जब उनमें से निकालने बैठूंगा कि देखो ये क्वेश्चन पढ़ा रखा है। पर इन रियलिटी में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि इंसान जो है वो रिवीजन करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग खुद देखो, अभी जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आप लोगों को पूरी वीडियो के अंदर में कितने क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं, उसके बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर एक डेली शाम को प्रैक्टिस भी कराते हैं, वीकेंड में फिर यहाँ पर एक टेस्ट भी आप लोगों का होता है। अगर इस प्रोसीजर से होते हुए आप लोग जाओगे, आप लोगों को एग्जाम में कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। पर लेकिन आप लोग कितने इस चीज को करते हो? पहले यहाँ पर वीडियो देख लिया, आज की वीडियो देखने के बाद में कितने ऐसे हो जो कि रिविजन करते हो? तो यूपीएससी पर ब्लेम लगाने से पहले यार एक बार अपने आप भी देखो कि कितनी मेहनत की है, रियलिटी में देखो। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, आप लोगों ने भी मेहनत की है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर यूपीएससी ने भी पेपर के साथ में खेला है। अगर यूपीएससी ने पेपर के साथ में खेला है तो उसको लेकर डर क्यों रहे हो? वो सबके साथ में खेला है। तो चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर गलत हो रहा है तो सबके साथ में हो रहा है। अगर क्वेश्चन टफ नहीं थे, अगर ध्यान से देखे होंगे, ऑप्शन टफ बना दिए, और ऑप्शन टफ बनाने का मतलब क्या है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही है, जैसे आप लोगों को बताऊं, अभी एपीएफसी की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट ना लोगों ने ना 8-10 क्लासेस में खत्म कर दिया, आपने 25-30 क्लास लगा दी सब्जेक्ट की भी। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों को 25-30 क्लासें क्यों दी जा रही हैं। कंप्यूटर की भी क्लास है, साइंस की क्लास है, साइंस की क्लासेस लोगों ने 30-30, 35-35 क्लासों में खत्म करवा दिया। साइंस की क्लासें 90 से ज्यादा करवा दी। जो लोग स्टेट पीसीएस की पेपर देकर आ रहे हैं ना, वो भी बोल रहे हैं कि सर मजा आ गया, क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। तो यार शॉर्टकट से बाहर निकलने की कोशिश करो। मैथ्स की क्लासें कह रहा है सर इतने दिनों से मैथ्स की क्लासें चल रही है, सीसेट ने हिला दिया ना। अब देखना सीसेट में, अब भाग भाग के सीसेट में लोग जो है एडमिशन लेना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि सर मैथ्स ये कर रहा है, इंग्लिश ये कर रही है। तो यार अब यहाँ पर देखो, आप लोग देखो 90 से ज्यादा क्लासेस आप लोग की मैथ्स की लगाई है, मैथ्स और रीजनिंग की। समझ रहे हो? आप लोग 90 मुझे 100 से ज्यादा हो जाएंगे। अब तो 60 तो वही हो गई, 45 के करीब हो गई, 100 से भी ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं जो मैथ्स और रीजनिंग की लगाएगी एपीएफसी में। अगर उनको कर लोगे आप लोगों को लगता है मैथ्स छूट जाएगा, लगा के देखो, उनको करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। तो सबसे बड़ी बात यार यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब एग्जाम मतलब एक तरीके पेपर कैसा रहा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उसको कितना हल्के से लेकर चल रहे हैं। छोटी छोटी क्रैश कोर्स कर लो, क्रैश कोर्स कर लो, तो फिर तो यार यही होता है, क्रैश कोर्स करोगे फिर सिस्टमेटिक में बैठकर पढ़ाई करो। सीडीएस का बेस्ट चाहता तो 3 महीने में निकाल देता, पर लेकिन नहीं यार, मैंने कहा कि 9 महीने में कवर करेंगे, तसल्ली में कवर करेंगे, जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा।
एपीएफसी में टाइम नहीं दिया, कसम से कह रहा हूं, वरना इतने शानदार तरीके से प्लान बनाया था ना। मैंने कहा कोई भी बच्चा अगर एपीएफसी का कोर्स कवर कर लेगा ना एक बार सिस्टमेटिक वे में, मैंने कहा वो बंदा जो है कभी टॉपिक में मार नहीं खाएगा, सब्जेक्ट में मार नहीं खाएगा। अब उसकी प्रैक्टिस की वो कितना अच्छे लेकर चलता है। इसलिए 3 महीने के बैच को 9 महीने बढ़ाया तुरंत। मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यूपीएससी में भी इसीलिए मैंने बोला, मैंने कहा यूपीएससी में भाई साहब 16 से 18 महीने में सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज कवर करके चलेंगे। तो यार चीजों को टाइम दो थोड़ा सा, उस पर उसके पीछे मत भागो कि सर ये चीज ऐसे कवर करा दो, ये छोटी सी ऐसे कवर करा दो। जब फिर अच्छा पेपर आता है फिर लगता है यार ये क्या हो गया। तो सिस्टमेटिक वे में चीजों को करोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन भी होता हुआ नजर आएगा और सारी चीजें अच्छे से चलती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा टाइम दो उस चीज को। किसी लड़की से प्यार करते हो, लड़की से प्यार करने लगते हो, पूरा दिन उसमें चला जाता है, कहते हो कि यार यहाँ पर टाइम कम दे रहे, मतलब एक टाइम कम देना चाहिए यार, बस एक तरीके से ऐसे चल रहा है। वहां तो और ज्यादा मैसेज आ गए टक देने से, रात को नींद भी नहीं आ रही यार, रात को गुड नाइट मैसेज नहीं आ करके सोई यार, सुबह तक क्या चल रहा है यार। वो सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। वहां पर टाइम देने के लिए तैयार हो पर यहां पर टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो, जो करियर बनाने के लिए तैयार है तुम्हारा। तो यार अपने आप को समझो पहले, और क्या सही है और क्या गलत है वो समझने की कोशिश करो। अभी एपीएफसी की अपॉर्चुनिटी है, यूपीएससी की जिसने तैयारी कर रखी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और अकाउंटिंग अलग से कवर करनी है, बस कहानी खत्म। फिर बाकी सारा का सारा सिस्टमेटिक में हो जाएगा आप लोग का। तो उसके पेपर के लिए लग जाओ कम से कम। रोने से अच्छा है कि अपने आप को समझाओ और चीजों पर ढंग से लगो, वो सही है। और पेपर सबका ही बुरा हुआ है यार, आप लोग का ऐसा को लग रहा है कि आप लोगों का बुरा हुआ है, और बुरा थोड़ी ना हुआ है, बुरा अच्छा कुछ होता ही नहीं है। कट ऑफ नीचे आ जाएगी जब सबके लिए ऐसा ही था, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। वो तो आप लोगों को बस वो है कि जो हड़बड़ा गए वहां पर कि यार क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन की यार पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब तक का सबसे नीचे कट ऑफ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टेटमेंट में एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया गया बिल्कुल। तो आप लोग समझो उस चीज को थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, ना कि यूपीएससी को ब्लेम करना। उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, देते रहो गाली यूपीएससी को, क्या करना है। अब पॉलिटिशियन कोई चुनकर आ गया, पॉलिटिशियन को गाली देते रहो गाली, 5 साल से पहले जाएगा ही नहीं। अब इलेक्शन आए तो फिर उसको चेंज कर लेना, फिर अगर इतना अलग रहे तो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो यार, अपने ऊपर फोकस करो थोड़ा सा, और फिर देखो कितना मजा आता है। और कोशिश करो कि मंथली वीडियो को रिवीजन की तरीके से यूज करो, ईयरली वीडियो को रिवीजन की तरीके से यूज करो, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करो, और फिर देखो कितना मजा आता है। आप लोग खुद देखो कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों के रेगुलरली होते हैं, और मैक्सिमम आप लोगों ने जो फील की होगी, जो एप्लीकेशन के ऊपर भी जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जाते हैं, उसमें भी स्टेटमेंट कुछ ऐसी रखी गई है जैसी आप लोगों को भी पेपर में देखने को मिली है। तो रीजन क्या है, मैंने कहा कि यार अब की बार 6 दिए, हो सकता है अगली बार ज्यादा दे जाए, 40 क्वेश्चन दे दिए सेम ऐसे ही। तो ये चीजें आप लोग जब तक समझो ही नहीं, आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज को। एक करियर है यार, इसको कम से कम हल्के में मत लो, ठीक है। तो बहुत ही शानदार बात यहां पर बोली गई है, बोला गया कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो अब आप लोगों को देखना है कि ठोकरों की बातें सुननी है या फिर अपने हौसले की बात सुननी है। अब दोनों आप लोगों के हाथ में ही है। फिर से वही बोलूंगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसे ही आप लोगों को दिखाई देगा। अब आप लोग सोच लो कि आप लोगों को कैसा देखना है, इसके फालतू में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। तो चीजें सिस्टमेटिक वे में करो। पहले यहां पर एक बार प्रैक्टिस कर ली, फिर शाम को 5 बजे जाकर यहां पर प्रैक्टिस कर ली, फिर वीकेंड में एक बार टेस्ट दे दिया, तो देखो कैसे नहीं होने वाला है। अब फिर आप लोग जब रिवीजन इस तरीके से करोगे तो यार देखो क्या मतलब मजेदार चीजें चलती हैं। तो चीजें करो थोड़ी सी। एप्लीकेशन की जगह ये वेबसाइट भी है, जिसको एप्लीकेशन में कोई दिक्कत होती है नहीं चलाना है तो वेबसाइट भी आप लोग देख सकते हैं। एक एक आर्टिकल सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोग देखिए कितनी तसल्ली में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, और तब बताना कि ऐसे पढ़ने के बाद भी कोई दिक्कत होगी क्या एग्जाम में, अगर टॉपिक को ऐसे कवर करके जाओगे तो इस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया, क्या उसका एक बेसिक रीजन आप लोग बता सकते हैं। आज की डेट में यूएसए दुनिया पर रूल कर रहा है, सेम पैटर्न में चाइना दुनिया पर रूल कर रहा है। उसके पीछे आखिर क्या चीज है जो इनको इतना ताकतवर बना देती है और ये दुनिया पर रूल करने लगते हैं, और उस चीज को अचीव करने के लिए दुनिया परेशान है। यानी कहते नागमणि के पीछे भाग रहे हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, वो मूवीज वगैरह सीरियल वगैरह में दिखाते हैं। मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है, कभी जज करने लोगों सर तो नागिन वागिन सीरियल देखने लगे, 1-2 बार आ जाती है चीजें सामने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि वो नागमणि क्या है जो कि आप लोगों को इस पोजीशन पर बैठा देते कि आप लोग दुनिया के सबसे पावरफुल एक कंट्री बन जाते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाते हैं अगर आप लोग भी इस तरीके का कोई काम करेंगे। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ यहाँ पर। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है, ये पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, तो डिटेल में समझेंगे। और पीआईबी गवर्नमेंट का मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, और अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा भी ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया गया। बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, आखिर हमारे देश में इसकी क्यों अभी चर्चाएं हो रही है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पहले तो हम लोग एफटीपी बोलेंगे, और इस एफटीपी को अभी आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि $2 ट्रिलियन बनाना है 2030 तक का।
2030 तक का $2 ट्रिलियन बनाने के सपने देख रहे हैं हम लोग भाई साहब। 2030 तक का। अभी पता है कहां पर बैठे हैं? बताओ कहां पर बैठे हैं, कौन से साल में अभी हम? ये ऑलरेडी चाइना 3 ट्रिलियन एंजॉय कर रहा है। जितनी हमारी जीडीपी है उतना चाइना ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम लोग 2 का सपना देख रहे हैं। तो कई बार ना हम लोग बात करते हैं यार चाइना को ये कर देंगे, चाइना को वो कर देंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए दिल बहला लेते हैं, पर इन रियलिटी चाइना बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है आज की डेट में। ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। यूएसए जैसी कंट्री को टक्कर दे रहा है। यूएसए के नहीं कहते होश धोले कर रखे हैं इस देश ने, और वो उसका बेसिक रीजन क्या है? वो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। हमारे देश में ये क्या थी और हम लोग इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका मैं बेसिक रीजन आप लोगों को बताता हूं। बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, समझोगे तो दिल खुश हो जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक तो बताऊंगा यहां पर इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी के। एनसीईआरटी है 11th की, उसका एक पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर हो जाएगा। उसमें भी मैंने पढ़ा रखा है, जाकर सर्च कर सकते हैं। पर यहां पर भी आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर तो पूरा चैप्टर है, यहां पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आजादी से पहले का अगर देखोगे और आजादी के बाद का अगर आप लोग देखोगे तो एक पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा कि हमारे देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे कैसे चेंज हुई है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दिल खुश करने वाला टॉपिक है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो सारी बातें अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। जब देश आजाद हुआ तो आप लोगों को पता है कैसी खस्ता हालत में था। ना तो हमारे पास में प्रॉपर कोई इंडस्ट्री थी, ना हमारे पास में कोई प्रॉपर ऐसा पैसा था। एक सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश जो है वो उसके पर उतर लिए गए थे, वो चिड़िया उड़ने लायक भी नहीं बची थी, ऐसा माहौल बन गया था। तो अब उसको फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जो कि उतना रिजल्ट नहीं दिए जितना हम लोगों ने सोचा था। ये बिल्कुल ऐसे ही किसी ने बोला भाई यूपीएससी की तैयारी कर लो, आप लोगों ने स्टार्ट कर दी। आप लोगों को लगा कि यार उसने निकाला हम भी निकाल लेंगे, पर लेकिन सामने वाला बंदा जो है उसका एक बैकग्राउंड था, उसने चीज़ अच्छे से कर रखी थी। वो 6-7 महीने पढ़ा, अच्छे से पेपर दिया और निकाल के ले गया। 1 साल के अंदर अंदर सारा काम निपट गया। आप लोगों को 2 साल से लगे हुए, 3 साल से लगे हुए। तो इसको कहते हैं कि बिना जाने किसी पानी में कूद जाना, तैरना आता नहीं है, फिर डूब जाते हैं। तो सबसे पहले उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा सिलेबस है, ये पुराने उसके क्वेश्चन पेपर हैं, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से इतने डीप में जाता है, अच्छा इससे तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारा एनालिसिस आप लोगों को होना चाहिए। सेम ऐसा ही एनालिसिस किया जाता है अर्थव्यवस्था का, यानी कि इकोनॉमी का, जिस अर्थव्यवस्था के अंदर में हम लोग रहते हैं। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेनली 3 कैटेगरी है जिसमें हमारा देश जो है काफी एक तरीके से पूरी जीडीपी को काउंट किया जाए ढंग से, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहता है। आजादी से जस्ट बाद में अगर आप लोग देखोगे एग्रीकल्चर, आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारा देश जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और जब कोई भी देश जो है एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसकी एक कमजोरी होती है। नहीं कहते कि कई सारे लड़के और लड़कियों की एक कमजोरी होती है कि वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वो अक्सर जो है अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो ये उस इंसान की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर हमारे देश जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, पर इसकी कमजोरी क्या थी? जब देश एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए। पानी की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए मानसून के ऊपर भी डिपेंडेंट है। और जैसे जैसे मानसून ऊपर नीचे होता है वैसे वैसे हमारे खेत की जो धड़कनें हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं। कभी पैदावार अच्छी हो गई तो कभी बुरी हो गई। अब जब यही खेती बाड़ी हमारे देश की इकोनॉमी में 50% का कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो खुद सोच के चलो कि उस देश की अर्थव्यवस्था जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट हो गई भाई साहब। यानी कि मॉनसून बढ़ रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, और मॉनसून घट रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था घट रही है। यानी कि एक तरीके से नेचुरल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग यहां पर हो गए। ये तो एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर क्या है? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने का मतलब मैं आप लोगों को एक सर्विस दे रहा हूं। डॉक्टर के पास में आप लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, वो एक सर्विस होती है। वकील के पास जाते हैं आप लोग अपना केस लड़ने के लिए, ऊपर वाला न करे कभी जाना पड़े, वो एक सर्विस होती है। सेम सर्विस जो होती है बेसिकली ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे देश के अंदर में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया ही नहीं है, यानी कि इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं किया। हम लोगों ने बाईपास ढूंढ लिया, शॉर्टकट ढूंढ लिया। इस टॉपिक को इतने को यहीं पर रोकता हूं, अब फिर से आऊंगा इसके ऊपर। पहले इसका रीजन समझ लेते हैं। यहां तक का जो चीज आप लोगों ने देखी है, रीजन क्या है? जब भी कोई देश की अर्थव्यवस्था बढ़ना स्टार्ट होती है तो उसका एक पैटर्न होता है। जैसे आप लोग जैसे पैदा हुए उसके बाद में आप लोगों ने अपनी स्टार्टिंग की, एजुकेशन लेना स्टार्ट करी, प्राइमरी, नर्सरी, आगे पढ़ने इस तरीके से ना, मतलब अपनी एक तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे चल के अपनी ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर कहीं पर जॉब करी, वो सारा। तो आप लोगों ने ऐसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई है। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है तो पहले उसका प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? ये होता है रॉ मटेरियल। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बनाना है,
आप लोगों को आज की डेट में, जैसे कि अगर नॉर्मल बात करूं, आप लोगों को टमाटो सॉस बनाना है तो पहले क्या करोगे, पहले खेतों में आप लोग टमाटर लगाओगे, तो टमाटर आप लोग उगाओगे। जब टमाटर आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे, आप लोग उसको फैक्ट्री के अंदर लेकर जाओगे, उसका टमाटो सॉस बनेगा। टमाटो सॉस बना के फिर आप लोग क्या करोगे, उसी सॉस को आप लोग मार्केट में ले जाकर बेचोगे। अगर और आसानी भाषा में समझना चाहते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिस एरिया में गन्ना उगाया जाता है तो गन्ना रॉ मटेरियल हो गया, खेतों में से गन्ना आया, उसको मील में ले गए, गन्ने को मील में ले जाने के बाद में उसका रस निकाला, रस निकालने के बाद में उस गन्ने से आप लोगों ने गुड़ बनाया, शक्कर बनाई, चीनी बनाई, अलग अलग जो भी मटेरियल है मीठे के वो आप लोगों ने बनाए। बनाने के बाद में फिर बेचा उसको, तो ये सर्विस सेक्टर की कैटेगरी, मतलब एक तरीके से उसको मार्केट में प्रोवाइड करा दिया। तो ये टर्सरी सेक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्राइमरी होता है रॉ मटेरियल, सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, और टर्सरी होता है जहां पर हम लोग चीजों को ले जाकर बेचते हैं, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय। तो ये 3 सेक्टर होते हैं। चाइना ने सिस्टमेटिक वे में पहले अपना ये वाला सेक्टर बढ़ाया, फिर उसने सिस्टमेटिक वे में सेकेंडरी बढ़ाया। मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त है चाइना के अंदर में, और फिर उसी माल को बेचना स्टार्ट किया। हमारे जैसे देश ढूंढे जहां चाइनीज सस्ता माल बेचे और अपना पैसा कमाए दबाकर। यही काम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था अंग्रेजों के टाइम पर। वो क्या कर रही थी, वो आप लोग देखोगे यहाँ पर बेसिकली यूके क्या कर रहा था उस टाइम पर, हमारे देश के अंदर से रॉ मटेरियल निकाल के लेकर जाता था, और रॉ मटेरियल ले जाने के बाद में बना बनाया फिनिश गुड लाकर हमारे देश के अंदर में बेचता था। यानी कि हमको उसने एक मार्केट बना दिया। मार्केट मतलब बहुत सारे लोग हैं, माल खरीदेंगे, अपना बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। सेम काम आराम आराम से यूएसए ने करना स्टार्ट किया। आज की डेट में डिफेंस सेक्टर में नियरली 40% जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यूएसए का है। इसीलिए दुनिया में जहां जहां लड़ाई होती है वहां टांग अड़ाता है जाकर। क्यों, इसका फायदा भाई साहब। यूक्रेन जैसा शांत रहने वाला देश आज के डेट में बहुत बड़ा इंपोर्टर बन गया है इस हथियार वाली इंडस्ट्री का। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोई इंसान आप लोगों की बर्बादी के ऊपर खेलने लगे, उससे ज्यादा खतरनाक इंसान नहीं है। वो कभी चाहेगा नहीं कि आप लोग खुश रहें। तो इस तरीके के इंसान की टेंडेंसी समझ जानी चाहिए। तो ये टेंडेंसी यूक्रेन वगैरह को भी समझ जाना चाहिए कि खेल कौन रहा है, तुम्हारे ऊपर अपनी बंदूक तुम्हारे कंधे पर रखकर। ये कंडीशन इस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाने की रहती है। इसलिए जहां भी लड़ाई होगी दुनिया में, वहां यूएस से ना हो मुझे बता देना। अगर नहीं होगा तो उसकी 40% दुनिया पर इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी डिफेंस की। तो ये आप लोग यहां समझ सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, आज के डेट में चाइना का माल ऐसा है कि हर देश के हर कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइटम आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस पे लिखा होगा मेड इन चाइना। उसी मेड इन चाइना को रिप्लेस करने के पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया। तो देखो कितना सक्सेस हो पाते हैं। हालांकि जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेक इन इंडिया, वो जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उतना वो काम किया नहीं, पर फिर भी हम लोग हारे नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर लो, उन्होंने सामान बेचा अपना दबाकर दुनिया में। सेम काम यूएसए ने फॉलो किया और सेम काम चाइना फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो देश दुनिया में एक्सपोर्ट जो है काफी लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, वही दुनिया में बादशाह बना बैठा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है जब तुम एक्सपोर्ट करते हो, जब तुम आज की डेट में रॉ मटेरियल निकाल कर लेकर आ गए, आप लोग रॉ मटेरियल निकालने के बाद में किसी ने निकाला होगा ना, किसी ने किसको काम धंधा मिला होगा ना, खेतों में से गन्ना किसान निकाल के ला रहे हैं ना, फिर उसको मिल में लेके जा रहे हैं, कोई ना कोई वर्कर काम कर रहा है ना वहां पर, वर्कर काम कर रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है ना वहां पर, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है ना। तो पूरे देश के अंदर में सारे सेक्टर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। जब रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट बेचने तक का काम करते हैं तो दुनिया भर के लोगों को जॉब मिलता है। हमारे देश ने क्या किया, हमारे देश ने गोता मार दिया। कहां पर गोता मार दिया, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर शानदार तरीके से डेवलप किया, अपना रॉ मटेरियल निकाला दबाकर जितना निकाल सकते हैं, और फिर टर्सरी पर जंप कर गए, सर्विस सेक्टर वाले पे पहुंच गए हम लोग। हमने कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो आंसर राइटिंग है। अब आंसर राइटिंग करने में तो वैसा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, सारी चीजें बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये एक इंट्रोडक्शन होता है, ये बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, कौन सोचे इस टॉपिक के बारे में, कौन डेटा इकट्ठा करे, बाईपास कर दिया। बाईपास क्या कर दिया, प्रीलिम्स निकले जा रहा है, मेंस निकल ही नहीं रहा है। तो हमारा देश भी कुछ ऐसा ही है। उसने क्या किया, जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराने वाला एरिया था मैन्युफैक्चरिंग, जहां सबसे ज्यादा जॉब मिलती थी, भाई साहब ने वही गायब कर दिया। तो आप लोग भी जैसे आंसर राइटिंग गायब कर देते हैं ना अपनी जो प्रैक्टिस में से, और फिर बोलते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप लोग खुद देश की व्यवस्था सोच लो, इतने दिनों से देश का रिजल्ट नहीं आ रहा तो तुम लोगों का रिजल्ट कहां से आएगा भाई। तो ये पकड़ने वाली बात है यहाँ पर। तो इसी को अभी यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तभी भी यहाँ पर ये 17-18% हुआ करता था, देश आजाद हुआ, और आज की डेट में भी ये 27% है। मतलब ले देकर ऊपर नीचे बस इतना ही हुआ है। हाँ, एग्रीकल्चर की खस्ता हालत हो गई। जो जिस पर यहाँ पर सर्विस एग्रीकल्चर हुआ करता था वहां सर्विस पहुंच गया, और जहां पर सर्विस था लगभग वहां पर एग्रीकल्चर पहुंच गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो वही खेती बाड़ी जिसके ऊपर हमारा देश डिपेंडेंट था, वो मोल तोल करके मोटे मोटे तौर पर बोले
15-16% आज की डेट में ये बेसिकली हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रही है। ठीक है, मतलब इतना ही है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। डेटा थोड़ा पुराना है पर लेकिन लगभग इतना ही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। कॉन्सेप्ट समझिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे मत जाना। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इस सर्विस सेक्टर होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। सर्विस सेक्टर में आप लोगों को सारे जो भी इंसान होंगे वो अच्छे इंसान चाहिए, जिनके पास में कोई नॉलेज होगी, जिनके पास में कोई स्किल होगी। मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ नॉलेज है उसके बेस से पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर इलाज कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस के पास में चले जाएंगे कि लो भाई हमारा इलाज कर दो, भाई साहब ऊपर कर देगा वो तो सीधा इंसान को कि जाओ ऊपर वाले के पास में मिलो जाकर। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नॉलेज की जरूरत है, यहाँ पर स्किल की जरूरत है। नॉलेज और स्किल वाला एरिया जो होगा वहां से आप लोगों को एक तरीके से काम करना पड़ेगा, जब जाके चीजें सुधरेंगी। हम लोगों ने ना तो स्किल डेवलपमेंट करी अपने लोगों की, हम लोगों ने ना एजुकेशन पर फोकस किया, हम लोगों ने ना हेल्थ पर फोकस किया। तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि सर्विस सेक्टर में। इसकी कमजोरी क्या है? कमजोरी है कि यहां पर स्किल नहीं है, लोगों के पास में नॉलेज नहीं है, पर लेकिन जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला हो गया है। तो ये सबसे बड़ी हमारे देश की कमजोरी है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो यार, मतलब वो जीडीपी में 60% दे रहा, आप बोल रहे हो कमजोरी है। हाँ कमजोरी है। कैसे? वो ऐसे है क्योंकि ये वाला सेक्टर जो कि जिसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं वो 60% हमारी कंट्री की ग्रोथ दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ चंद लोगों के हाथ में सारा पैसा है यहाँ पर, बाकी की दुनिया जो है वो बेरोजगार घूम रही है यहाँ पर, उनके हाथ में कुछ ही नहीं है। तो सर्विस सेक्टर का सबसे एक तरीके से बड़ा एक जो एरिया है वो ये कि स्किल होगी तो लोग यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे, जिसके पास में स्किल नहीं हो पैसा नहीं कमा पाएगा, और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो देखने के लिए तो जीडीपी शानदार है भाई साहब, 2 डिजिट में ग्रोथ चल रहा था मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट में उस टाइम पर लेकिन लोगों के पास में जो भी नहीं है, तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो ये क्या है? ये है जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं इसको। जॉबलेस ग्रोथ समझ रहे हो कि लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, भाई साहब ग्रोथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है वो एक तरीके से पूरे सेक्टर को उठाए भागे जा रहे हैं, बाकी के करा रहे हैं भाई साहब हमारे पास में कुछ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आता तो भाई साहब यहाँ पर लोगों को जॉब मिलती, ये टर्सरी सेक्टर में से आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों के पास में स्किल ही नहीं है। इसीलिए दुनिया भर के स्किल के प्रोग्राम हमारे देश में भी रिसेंटली चलाए गए ताकि लोगों के पास में स्किल हो। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जा रहा है हमारे देश में। छोटे छोटे गांव में भी आजकल में देखेंगे इंडस्ट्री वगैरह लगाई जा रही है ताकि ये चीजें बढ़े। तो वो बेस बनाने की कोशिश अब की जा रही है। अगर इसी को लेकर हम लोग चले 2030 तक, तब जाकर हम लोग 2 ट्रिलियन पर पहुंचेंगे। हम लोग देखो कितनी गलत कंडीशन में है। ये चाइना का ही पार्ट है। अगर बात करेंगे हांगकांग, ये समझो कितनी खतरनाक चीज है। ये हांगकांग चाइना का पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस लेवल पर बैठा है कि कंट्रीज के अंदर में उसके पोजीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ऊपर से 5वें-6वें नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर हांगकांग नजर आ जा रहा है, जो कि चाइना का पार्ट है। ऑलरेडी चाइना टॉप पर बैठा है और यूएस से आसपास भी नहीं दिख रहा है। आप लोग ये देखिए, चाइना टॉप पर बैठा हुआ है और उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हांगकांग भी जिस जापान के नीचे बैठा हुआ है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए। और हम लोग कहां पर है? हम लोग बहुत ही पीछे। हम लोग तो हांगकांग के भी आधे में हैं। चाइना को तो बीट करने की बात छोड़ी दो, हांगकांग के भी आधे में बैठे हुए हम लोग यहाँ पर। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग इस एरिया में काम करें। इसी चीज को बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर में ये पॉलिसी लेकर आएंगे, जिस पॉलिसी के ऊपर हम लोग काम करने के लिए कह रहे हैं। तो टारगेट याद रखिएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारा जो टारगेट है अभी हम लोगों ने जो क्रिएट किया 2030 तक का, हम लोग इसको 2 ट्रिलियन करेंगे। हमारी जीडीपी आज के में 3 ट्रिलियन है। हमारी जीडीपी जितना वो सामान बेच रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को मैंने इसलिए बताई है ताकि कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो। इंडिया टॉप एक्सपोर्टर पार्टनर कौन है, जहां पर हम लोग काफी लार्ज स्केल पर चीजें बेचते हैं। तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। चाइना के साथ में हमारा हमेशा डेफिसिट रहता है। हम लोग बहुत कम सामान बेचते हैं, बस दबाकर खरीदते हैं। हमारा एक्सपोर्ट पार्टनर में आप लोगों को यूएस से सबसे ज्यादा है, यूएई, चाइना, बांग्लादेश, नीदरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यूके, सऊदी अरेबिया, बेल्जियम, तुर्की, ब्राजील, ये सारे कुछ कुछ आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनके नाम रटने नहीं है, पर अंदाजा रखना है कि अच्छा हम लोग यहाँ पर इनके साथ में अपना व्यापार करते हैं। अब यहाँ से सोचो आज की डेट में जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कितना हुआ है और कितने हम लोग उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग को कितना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसी के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है ताकि आने वाले टाइम पर हम लोग अपने ट्रेड को बढ़ा सकें। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे वैसे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। और इसमें बहुत अच्छा हमारी पकड़ है। पहले अपनी इसके कहते हैं कि जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करो ना, पहले अपनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का पहले अपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर पर होल्ड बना लो अपनी, यानी कि पकड़ बना लो जो आप लोगों का ताकतवर सेक्टर है। अगर आप लोगों का ये सब्जेक्ट अच्छा है और भाई साहब इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो तोड़ देंगे कमर उसकी, वो वाली फीलिंग अगर आ गई फिर देखो कितना मजा आता है। तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर पर होल्ड बनाना सीखो अपना। ऐसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर क्या है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, भाई साहब जेनरिक दवाई की हब है हम लोग।
इसी के साथ में इंजीनियरिंग गुड्स, भाई साहब इंजीनियर कोने कोने में देखने को मिलेंगे, वो भी आप लोग समझ सकते हैं, वैसे इंजीनियर गुड की बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, हमारी आप लोग देखने को मिलेगा आज़ादी से पहले ही हमारे देश में ये एक नींव रखने वाला एक उद्योग था। इसी के साथ में फिलहाल के टाइम पर डिजिटल इकोनॉमी हम लोग जिसको प्रमोट करके चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है साइंस एंड टेक में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो है कि हमारे पास में खुद के कंज्यूमर हैं, किसी और के पास में ले जाकर भी प्रोडक्ट नहीं बेचने की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हमें चाइना को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, इवन पॉपुलेशन में टॉप पर हम लोग पहुंच रहे हैं। तो हमको तो बनाकर अगर खुद को भी बेचना स्टार्ट करेंगे ना, अपने ही देश में लोगों को खिलाना पिलाना स्टार्ट करेंगे, तो भी दुनिया से आगे निकल जाएंगे, इतना आप लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सारा प्रोडक्ट हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, हमसे आज के दिन में सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो इंपोर्ट भी हम लोग कम करना स्टार्ट कर गए तो सोचो हम लोग कहां पर पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है, इसके ऊपर आप लोगों को दिमाग लगाना है, तो इसको सोचने से ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आज की डेट में अगर देखोगे आप लोग 760 बिलियन है, अगर यहां पर हम लोग इंडिया ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है हम लोग ले जाने की बात कर रहे हैं सिर्फ 2 ट्रिलियन, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर कैसे पहुंच पाते हैं, तो ये आराम आराम से चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं हवाबाजी में होने वाली है। तो इसके लिए बहुत सारी अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं, जैसे इंसेंटिव दे रहे हैं, रिमिशन दे रहे हैं, एक तरीके से जो टैक्स लगाया करते थे, मान लीजिए आज की डेट में हमारे देश के अंदर में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टैक्स हम लोग बहुत कम कर दें, बाहर से लोग आने लगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यार बहुत ही कम टैक्स लग रहा है, वहां पर जाकर करो फायदा होगा। लोग फायदे के पीछे हैं, बिना फायदे कोई आता ही नहीं है। आप लोग किसी भी आप लोग देखो, अगर आप लोग ढूंढने लगो ना फायदा, तो हर जगह आप लोगों को फायदा नजर आएगा। इवन एक पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ रहा था मैं, उसमें बोलते हैं कि माँ बाप भी एक तरीके से सेल्फिश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना बुढ़ापा सिक्योर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, जरूरी है यार। अगर इंसान उस चीज को सिक्योर ही नहीं करेगा, वो किस तरीके से, आप लोग यहाँ पर ये लेक्चर देखने क्यों आ रहे हैं, आप लोग खुद बताइए। अगर आप लोगों को फायदा ना हो इस लेक्चर में और मैं टाइम पास करने लगूँ बैठकर और बस अपनी एक तरीके से मतलब फालतू की चीजें सुनाता रहूँ इधर उधर की, लेक्चर देखोगे क्या एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, कोई नहीं आने का है। हर एक इंसान का कोई ना कोई मोटिव जुड़ा रहता है और उसी मोटिव से दुनिया चल रही है। बिना मोटिव के कोई कुछ है ही नहीं। किसी देश के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन क्यों है? क्योंकि उस देश का हमसे फायदा हो रहा है। हम उसके साथ में क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमारा भी उससे फायदा हो रहा है। तो हर एक इंसान का कोई ना कोई मोटिव है, किसी का सोशल वेलफेयर रहता है, चाहे भले ही एक इंसान चाहता है कि वो किसी को फायदा कर रहा है, तो उसका भी मोटिव है क्योंकि उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब मैं सुबह को उठ के 2 बजे ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, ये पीपीटी बना रहा हूँ, आप लोगों तक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं? सर में दर्द है क्या मेरे फालतू में? क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज से, और पिछले 5-6 सालों से ये करता हुआ आ रहा हूँ। तो ये एक तरीके का अपना खुद का मोटिव है मेरा कि हाँ इस तरीके से मुझे काम करना है। तो ये आप लोगों का क्या मोटिव है? आप लोग डेली मॉर्निंग में आकर लेक्चर देखते हैं, आप लोग को एग्जाम की जरूरत है। तो हर एक चीज इस तरीके से मोटिव के साथ में जुड़ी होती है और इसी से दुनिया चलती है। तो किसी को भी नेगेटिव तरीके से नहीं देखना कि माँ बाप जो है इसलिए पाल रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करोगे, आगे चल के बच्चों के पीछे लगे रहोगे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है, वो वाली चीजें हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यहाँ पर किसी न किसी के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, स्किल इंडिया स्कीम, या फिर कोई भी कंट्री के साथ में हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, हमारे मिशन अलग अलग कंट्री में अपना काम कर रहे हैं, हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं अपने देश के अंदर में। ऐसे ऐसे एरिया निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि हब बना रहे हैं हम लोग, ताकि अपने देश को एक्सपोर्ट का हब बना सके। तो बहुत सारी पॉलिसीज हम लोग लेकर आ रहे हैं देश के अंदर में। ये सारी की सारी चीजें जो हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की नींव रख रही है देश के अंदर में, ताकि हम लोग अपना व्यापार बढ़ा सकें और चीजों को आगे लेकर चल सकें। सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर इसके बारे में बात करें, यानी कि क्या क्या इसके फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये जो नीति है क्या क्या इसके महत्व होंगे अगर आप लोग इसको ढंग से लेकर चलोगे। तो यहीं पर ही पूरा खेल है। अगर इस पॉलिसी को हम लोग ढंग से लेकर चलते हैं तो आप लोग खुद देखो 2 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से हम लोग जब चीजों को लेकर चलेंगे तो हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना वो ये है, हमारा खुद का रुपी जो है ना वो ग्लोबल करेंसी बन जाएगा। बहुत सारे देशों के साथ में आज की डेट में आरबीआई ने भाई साहब ये बोल दिया कि हाँ इसी करेंसी में व्यापार करेंगे। ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखिए। तो हम लोग अपने देश को ट्रेड हब बना रहे हैं, हम लोग अलग अलग कंट्री के साथ में, जहां पर डॉलर, रशिया के साथ में डॉलर यूज नहीं करने दे रहा बेसिकली जो यूएसए, हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं है रशिया ने बोला भाई रुपये में और रूबल में व्यापार करेंगे, आ जाओ दोनों मिलकर। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो हम लोग इसके चलते बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो इससे फायदे क्या होंगे तो वो भी देख सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, हर एक चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। एसएलवी का ऐप है, अगर मैं बताऊंगा नहीं किसी को एसएलवी का ऐप है तो कोई इसको डाउनलोड ही नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई जाएगा नहीं। जो चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसको किसी को कैसे फायदा होगा। तो इसलिए एक चीज के बारे में बताना जरूरी, इसलिए सरकार जो है प्रमोशन पर इतना खर्च करती है जिसकी कुछ हद नहीं है। सारे ब्रांड अपने अपना क्या करते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तरीके से अलग अलग स्टार को लेकर आते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में लोगों को बताना है।
तो इससे क्या होता है, ये लोगों तक पहुंचता है और लोगों को अगर उससे फायदा हो रहा है तो लोग यूज करते हैं। पता चला मार्केट में शानदार प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसका किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर कोई भी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने पहली बार सुनी हो, जैसे जब मैंने पहली बार बताया कि यार चैनल के ऊपर में पॉलिटी पूरी फ्री पढ़ा रखी है बहुत शानदार तरीके से, तो बहुत सारे आज की डेट में मेल आते हैं कि सर इसके बारे में पता ही नहीं था सर, अब पता चला है, ये तो 4 साल पहले की पड़ी है सर, हमें अब पता चल रहा है। तो ये क्या होता है कि पता ही नहीं चल रहा है इंसान को। ठीक है, जैसे ऐप के ऊपर मैंने बताया सारी पीडीएफ मंथली सारी चीजें, और वहां पर क्विज भी स्टार्ट हो रहा है, अभी आने वाले टाइम में टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वहां पर ये सारी चीजें अगर बता रहा हूं तो ही तो आप लोगों को पता चल रहा है, तो आप लोग उसका यूज करो। तो प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं यहाँ पर, या तो तुम किसी को पैसा देकर प्रमोशन कराओ, या तुम अपने आप अपनी चीजों के बारे में बताओ। और अगर लोगों को इससे फायदा हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, किसी अगर इंसान का भला हो रहा है उसमें कुछ ऐसा चीजें आप लोग बना रहे हो तो गर्व की बात है अपने ऊपर। तो इसके चलते यहां पर क्या होता है, प्रमोशन करना जरूरी है, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर में आता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो कोई भी अगर आप लोग काम कर रहे हो ना, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग सब्जी या रोटी बनाना अच्छा जानते हैं ना, आप लोगों को बताते फिरोगे कि यार मैं ना सब्जी मतलब मैं ना ये वाली सब्जी बड़ी टेस्टी बनाता हूँ या बनाती हूँ, भाई साहब उसके मेरे हाथ का खा के देखना, ये वाला खाना मजा आ जाता है खाकर। तो ये क्या होता है, ये आप लोग अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं लोगों को कि हाँ यार ये चीज़ मेरी बड़ी अच्छी है। तो जरूरी है वो कोलैबोरेट करना विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर रीजनल लेवल पर कोलैबोरेशन होगा तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं भाई साहब, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे बहुत सारे आपके गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कमाल के काम करते हैं पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ऐसे है कि कोई टोकरा बना रहा है, कोई मुड्ढा बना रहा है। ठीक है, ये जो लोकल एरिया पर आप लोग काम करते हो लोग देखने, बहुत घर में मम्मी को देखो तो शानदार कोई अचार बना रही है, कोई लड्डू बना रही है। ठीक है, कोई एक तरीके से हलवा बेसन का शानदार बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये आप लोग समझोगे लोकल एरिया के प्रोडक्ट निकल कर आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इससे देश की। जो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम लोग खुद के देश के अंदर में प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, रिड्यूस होगी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। बाहर से लेकर आ रहे हैं भाई साहब, उस देश की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, अपनी देश की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, फिर अपने देश के अंदर में लेकर आकर बेचेंगे। अगर अपने ही देश का माल अपने ही देश में बेचें तो कैसा रहेगा, तो बहुत ही शानदार हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और डोमेस्टिक कंज्यूमर हमारे पास में है यार, हमारे खुद के लोग हैं, हम लोग क्यों किसी इंसान को बाहर को जाकर देखें, पहले अपनी पूर्ति कर ले। हम लोग इतना सामान खरीद रहे हैं, अगर उनकी भी पूर्ति कर ले तो हमारा देश एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। खुद देखो डिफेंस में कितना सारा हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके लेकर आते हैं। हमारी खुद के देश के लोगों को अगर हम लोग प्रॉपर वे में चीजों को प्रोवाइड करा दें तो वैसे ही कहानी दूर हो गई ना। तो ये जरूरी है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपने ही आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाली पॉलिसी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो ये इसके बारे में बातें की जा रही है यहां पर। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब है कि इस चीज को हम लोग को लेकर चलना है, प्रमोट करना है एक्सपोर्ट को। ठीक है, इसी के साथ में एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की शादी होंगी, शादी होंगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर आगे बिजनेस बढ़ेगा देश के अंदर तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सारे अपने एक पैटर्न में चलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उसको ऑटोमेशन पे डाल दें, जो काम हम लोग कर रहे हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक ऐसा एरिया है हमारे देश के अंदर में जिसको हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर आ सकते हैं। एक्सपोर्टर को रिकॉग्नाइज करें, उसको कई बार जैसे कोई माल बना रहा है उसको रेटिंग देना स्टार्ट कर दो, 2 रेटिंग 3 रेटिंग 4 रेटिंग, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली अच्छे लेवल पर लेकर आओ। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, अगर एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट बेचने पर आ गया ना तो देखते ही देखते पूरा देश जो है शानदार तरीके से आप लोग खड़ा हुआ मिलेगा। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और एक शब्द यहाँ पर आप लोग को बार बार देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ इसके बारे में। ये पहले भी आप लोगों ने देखा, ये जो शब्द है इंटरेस्टिंग है। ये क्या है यहाँ पर, ये है SCOMED, इसको बोलते हैं स्पेशल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये एक तरीके से ऐसा एरिया कवर कर ले रहा है जैसे कोर सेक्टर होते हैं ना, कोर सेक्टर हो गया भाई साहब, इतने सारे सेक्टर आ गए उसके अंदर में, उसको बढ़ा दो वैसी चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के बारे में बात करना, बहुत सारी चीजें हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। PM मित्रा स्कीम के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था, अभी आप लोगों को बताइए इस स्कीम के बारे में, फुल फॉर्म ही बता दो चलो आप लोग। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इनके ऊपर काम करेंगे तो सारी की सारी चीजें हमारी सुधरती हुई नजर आएंगी और इसी को हम लोग को आगे लेकर चलना है। तो इसी के चलते हम लोग एडवांस ऑथराइजेशन की बात करते हैं, अपना किस तरीके से ट्रेड लेकर चलना है, कैसे हम लोग आप लोग विवाद से विश्वास, भाई साहब ऐसी ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं ना, सामने वाला आकर बोल दे भाई तुम्हारे साथ ही व्यापार करना है। तो ये आज की डेट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, अगर इसको आप लोग ढंग से लेकर चलोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएंगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन ही बन सकते हैं आप लोग। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया NCERT के चैप्टर कवर करा दिया आप लोग, क्या टारगेट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को सही तरीके से आगे लेकर चल पाएंगे वो मैंने मुद्दा बता दिया, कौन सा देश क्या कर रहा है वो मैंने सारी चीजें समझा दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं।
आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि किस तरीके से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बात की जा रही है और कहां पर हम लोग लैग कर रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया मैंने बताया वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं जो खासकर आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफी अच्छा एरिया है, ठीक है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर बात करें एम क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का 2020 और 23 से अगर आप लोग बात करें, यानी कि 2023 के बारे में अगर हम लोग आज 2030 में, तो हम लोग कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर रहे हैं एक्सपोर्ट में, प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ट्रेड में, इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर में, और डिजिटल एरिया में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, सिग्निफिकेंस बताना है आप लोग। यहां पर पहला बोला कि एनकरेज करना है इंपोर्ट और अपना अट्रैक्ट करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम लोग अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से वो बढ़ेगा, तो एक तरीके से आयात बढ़ेगा हमारा और विदेशी नीति आकर्षित होगी हमारे देश में, ठीक है, तो निवेश, हाँ ठीक है। इसी के साथ में हम लोग जो बात कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं इकोनॉमी, एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं फ्लो ऑफ द इकोनॉमी इन द कंट्री और इंक्रीज कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। दूसरा बोला गया कि इंक्रीज कर रहे हैं रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट और स्टिमुलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टिमुलेट मतलब बढ़ा रहे हैं अपना। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। तो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इसके बाद मैं दोनों के आंसर बताता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या है, उसका आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम लोगों को फोकस देकर चलनी है, तभी हमारा जो चीजें हैं वो बढ़ेगी यहां पर। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है। पर सेकंड क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चीज में यहां पर क्या लिखा है कि एनकरेज करेगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट को एनकरेज करना है क्या हम लोग को एक्सपोर्ट को एनकरेज करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी और आंसर आप लोग का बी हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। तो ये सिग्निफिकेंस पॉइंट है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। तो अब आप लोग यहां पर आंसर भी लिख सकते हैं, एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी हो गया क्या क्या चीजें हैं, और यहां पर ये जानबूझ के मैंने कुछ चीजें कवर की आप लोगों की ताकि टॉपिक को आप लोग समझ सको, वरना इसको अगर हटा देता तो ये टॉपिक जो है आप लोगों का लगभग 15 से 17 मिनट में कवर हो जाता। पर ये जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, ये नींव है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और ये कहीं भी आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इसको बेसिकली पढ़ाने की जरूरत है। वैसे अगर देखो बिना इसको पढ़ाई भी मैं निकल सकता था, पर मुझे लगा कि बेसिक कवर होना चाहिए आप लोगों का। जब किताबें भी पढ़ो आप लोग जाकर तो वहां भी आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये तो पढ़ रखा है। तो यहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप लोगों को करंट के साथ में जो मैं स्टैटिक पढ़ाता हूं ना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों के पास में आती है, तो उससे जब आप लोग दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, आप लोगों को मजा आता है पढ़ने में। और वही राहुल गांधी जी वाली बात, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, ठीक है। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा ये टॉपिक, कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों जब भी दुनिया में यूएसए की ताकत के बारे में बात की जाती है तो एक लाइन बड़े शानदार तरीके से लिखी जाती है कि यूएसए को अगर छींक आ जाए तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो ये लाइन अगर एक्सपर्ट लोग जो हैं अक्सर ये लाइन बोलते हुए पाए जाते हैं जब भी कोई आर्टिकल या कोई इस तरह की चीजें लिखते हैं। उसमें रीजन है क्योंकि यूएसए ने ऐसा दबदबा दुनिया पर बना लिया कि उसके बिना किसी का काम नहीं चलेगा, ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। अभी यहां पर ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया गया और इंडिया और आज की डेट में मलेशिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि वो बियॉन्ड द डॉलर जाकर अपना व्यापार यहां पर कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात है अपने आप में, इसको आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पहले तो आप लोग यहां पर लोकेशन देखो, ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहां पर मलेशिया देखने को मिलेगा। तो इंडिया और मलेशिया के बारे में बात की जा रही है। एक बच्चे ने बोला सर ये मलेशिया और मालदीव एक ही है क्या? कंफ्यूज मत होना यार, मालदीव जो है वो एक अलग देश है जो कि इंडियन ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मलेशिया जो है वो आप लोगों को इस साइड में जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया के जस्ट आगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक आसियान देश जो है वहां पर आप लोगों को मलेशिया नजर आएगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। कई सारे लोग हैं ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया देखोगे तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा जो कि यूरोप के अंदर में है, और ऑस्ट्रेलिया ये अलग एक कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, कई सारे नए नए जो एक तरीके से फील्ड में आते हैं तो उनको लगता है ये चीज़ें कंफ्यूजिंग है, पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग चीज़ों को पढ़ते रहोगे ना ये चीज़ें आप लोग को याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आंख बंद करके भी कोई बोलेगा तो आप लोग समझ जाओगे अच्छा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टेंशन मत लेना, बस लगे रहो, चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। कोई माँ के पीठ से सीख के नहीं आता यार, सब यहीं से सीखे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी टेंशन क्यों ले रहे हो।
यहां पर बात करूंगा मैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में। बड़ा ही प्यारा और शानदार टॉपिक है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा कि फिलहाल जो है इंडिया मलेशिया रुपी में व्यापार कर रहे हैं, इंडियन रुपी में इनका व्यापार देखने को मिलेगा और एग्री हुए हैं यहाँ पर कि हम लोग किस मैकेनिज्म को लेकर चलेंगे। तो इंडिया और मलेशिया का बायलेटरल जो ट्रेड है वो टच कर रहा है लगभग 19 बिलियन 2021-22 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जब सारा का सारा माल पानी जो है ये रुपी में स्टार्ट होगा तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। उसी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये आर्टिकल आप लोगों के सामने आया हूं लेकर। इसमें कुछ ऐसी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों का दिल खुश कर देंगे। अच्छा यार ये भी चीजें हैं, तो आप लोग उस टॉपिक को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सोचो अभी तो हम लोग डॉलर में व्यापार कर रहे थे, पर लेकिन डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, फिर इसमें व्यापार हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए बड़ा ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी है। आप लोगों ने सुना होगा नोस्त्रो एंड वोस्त्रो अकाउंट के बारे में। नोस्त्रो एंड वोस्त्रो अकाउंट एक ऐसी टर्म है जो रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग कई बार देखने को मिला होगा, पर लेकिन कंफ्यूजन रहता है। पर लेकिन अब फिलहाल आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहेगा ये पर्टिकुलर आर्टिकल सुनने के बाद में। पहले तो एक टर्म का याद रखिए, नो, यानी कि सामने वाले को हम लोग नो बोल रहे हैं, भाई साहब ये हमारा है, इसको टच मत कर देना। नो का मतलब टच मत कर देना, ये हमारा है यानी कि मेरा है ये, ठीक है। नो मीन्स नो, मैंने नो कह दिया तो नो। तो नोस्त्रो का मतलब याद रखना ओवर्स, यानी कि ये हमारा है। वो नहीं कहते वो खड़ा वहां पर, वो है तुम्हारा, उसको ले लो भाई, ठीक है। वो पड़ी वहां तुम्हारी सामान, उसको उठा ले भाई वहां तक जाके। तो वो क्या हो गया, वो हो गया वोस्त्रो। वो है तुम्हारा, योर्स, वोस्त्रो। पहले तो नाम में कंफ्यूजन रहता है, नोस्त्रो एंड वोस्त्रो। तो नोस्त्रो का मतलब हमारा कि नो टच मत करना, वोस्त्रो का मतलब तुम्हारा, ओए वो पड़ा तुम्हारा, उठा ले वहां से, वो है तुम्हारा। तो ये टर्म पहले आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। जैसे आज के डेट में आप लोग जो है यहां पर बैठे हैं आईसीआईसी बैंक के अंदर में, तो यहां पर इंडिया के अंदर में आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर इंडिया के अंदर में बैठे हुए हैं और यहां पर आप लोगों को व्यापार करना है किसी ऐसे इंसान से जो कि यूएसए के अंदर में बैठा हुआ है। तो यूएसए के अंदर में एक इंसान है और आप लोग इंडिया के अंदर में हो। तो यहां पर जब हम लोग यहां पर अपना बेसिकली, अब डॉलर तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग लोकल करेंसी में काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक अकाउंट जो है हम लोग यहां पर यूएसए के सिटी बैंक में अपना अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यूएसए वाले चाहते हैं, कोई यूएसए कोई बिजनेसमैन है वो चाहता है कि हमारे साथ में व्यापार करना है, तो अपना कोई अकाउंट वो जो है हमारे यहां पर खोल लेगा। तो यहां पर एक टर्म है जो आप लोगों को याद रखनी है, वो कॉमन यूज की जाती है। जैसे हमने जब यहां पर अपना अकाउंट खोला तो ये क्या हो गया, ये नो, यानी कि टच मत करना, ये हमारा अकाउंट है। तो ये नोस्त्रो अकाउंट हो गया हमारा, यानी कि हमने जो अपना अकाउंट खोला यहां पर, ये हमारा नोस्त्रो अकाउंट हो गया। ऐसे ही जब कोई इंसान जो है वो यहां पर किसका है, न्यूयॉर्क का है, वो सेम बात हमारे लिए बोलेगा कि ओए मेरा अकाउंट है ये, नोस्त्रो अकाउंट है, इसको टच मत करना। यानी कि यूएसए वाले के लिए ये अकाउंट जो हो गया नोस्त्रो अकाउंट हो गया, हमारा ये नोस्त्रो अकाउंट हो गया। पर लेकिन सेम जब दूसरी साइड में आप लोग जाकर देखोगे, ये जो अकाउंट हमारा है यहां पर, ये हमारा तो नोस्त्रो है, पर लेकिन यूएसए वालों के लिए ये वोस्त्रो अकाउंट है, यानी कि वो बोल रहे हैं तुम्हारा अकाउंट है जो हमारे यहां खुला हुआ है। ऐसे ही जो उनका अकाउंट हमारे यहां खुला हुआ है उसको हम बोलेंगे कि ये तुम्हारा अकाउंट है, यानी कि वोस्त्रो है, यानी कि ये उनका अकाउंट है। यानी कि हम जब उसको देखेंगे तो हम लोग को वो वोस्त्रो अकाउंट दिखाई देगा, वो क्योंकि उनका है, पर लेकिन जब वो खुद देखेंगे तो उनको नोस्त्रो रहेगा क्योंकि वो उनका है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक कई बार कंफ्यूजन रहता है, पर लेकिन इसको आप लोग इसी तरीके से आसानी से समझिएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई माइंड में कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि मोस्त्रो एंड जो नोस्त्रो है, इसमें यही बात है कि नोस्त्रो मतलब हमारा, हम लोग यहां पर यूएसए में खोल लें, हम लोग जापान में खोल सकते हैं, हम लोग चाइना में खोल सकते हैं, जहां पर भी खोलेंगे। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे देश को यह बोला है कि तुम आओ हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग आकर अपने देश, हमारे देश के अंदर में अपना अकाउंट, अपना वोस्त्रो अकाउंट खोल लो। यानी कि हमारी तरफ से तो वोस्त्रो हो गया, पर लेकिन खुलेगा उनकी तरफ से, जब वो देखेंगे तो उनका नोस्त्रो होगा। समझ में आ रहा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। नोस्त्रो का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि हमारा अकाउंट है, हमारा अकाउंट मतलब उनके बैंक में खुला हुआ हमारा अकाउंट, हमने उनके बैंक में ले जाकर प्रॉपर्टी रख दी, लोकर बनाकर, ओ भाई हमारी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। तो वो हमारे लिए नोस्त्रो होगी। पर लेकिन कोई उस बैंक का मैनेजर आ गया, कह रहा किसकी प्रॉपर्टी है, कि ये तो वोस्त्रो है ना, कौन की प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं आप, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। तो जैसे आप लोग अकाउंट के बारे में बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ बैंक में पैसा रखा है यार, उनका है, तो ठीक है, तो वो बोलेंगे उनका है, पर लेकिन जब हम बोलेंगे उसको कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ओ भाई हमारा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। तो नोस्त्रो एंड वोस्त्रो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। ये क्यों न्यूज में आ रहा है, ये इसलिए न्यूज में आ रहा है क्योंकि हम दूसरे देश के साथ में व्यापार कर रहे हैं रुपी में, और रुपी में जब व्यापार करेंगे तो यहां पर वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी।
तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये एक अलग से छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा। और इसके ऊपर याद होगा जब मैंने टेस्ट लिया था आप लोगों का एप्लीकेशन के ऊपर में, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आप लोगों का वहां पर डाला था, याद आ रहा है? किस किस ने उसको सही अटेम्प्ट किया था? पहले भी ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, पर थोड़ा सा आज और डिटेल में बता दिया ताकि एग्जाम में अब क्वेश्चन आए तो अब एग्जाम में आप लोग इसको गलत ना करो, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडियन रुपी के अंदर में, तो आरबीआई ने रिसेंटली अभी यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जब बात की तो इंडियन रुपी के बारे में बहुत सारे देशों के साथ में व्यापार करना स्टार्ट किया। और ये हरकतें यूएसए की वजह से स्टार्ट हुई थी। जब पहली बार उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए, अभी उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और बोल रहे हैं कि हमारा डॉलर यूज मत कर लेना, तो ऑल्टरनेटिव तो ढूंढेगा यार। तुम एक मोहल्ले में दुकान खोले बैठे हो और तुम वहां पर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर इंसान क्या करेगा? तो इंसान तो इस तरीके से काम करेगा ना ताकि उसकी चीजें जो हैं वो एक तरीके से ढंग से चलती रहे। वो तो एक तरीके से कहीं ना कहीं से तो जाकर ढूंढेगा, तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा, तो उसको तो बेसिकली अपना काम चलाना है। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ लिए। इसीलिए रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 18 देश को आरबीआई ने अलाउ किया कि ओपन करने के लिए स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट, यानी कि हमारे देश के अंदर में वो एक स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट खोल सकते हैं ताकि उनका ट्रांजैक्शन आराम से चलते रहे। वोस्त्रो अकाउंट जो रहता है वो ट्रांजैक्शन के लिए होता है कि आसानी से आप लोग ट्रांजैक्शन करो, पर जब सब स्पेशल लग गया तो नहीं, स्पेशल गेस्ट है भाई साहब, तो उसको और बेनिफिट दे दिए, जैसे कि वो अपना बैलेंस भी इस अकाउंट में रख सकते हैं। वरना तो एक्सचेंज का काम था कि तुम अपना व्यापार करो, हम अपना व्यापार करें, निकले यहां से। पर लेकिन अगर स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट में बैलेंस भी आप लोग रख सकते हो, तो इसमें बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी, ग्याना, इजराइल, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूके, ये सारे वो देश हैं जो अभी ये काम कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो रुपी है वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दिसंबर में ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर रशिया के साथ में हम लोग सेटलमेंट करे थे इंडियन रुपी के अंदर में। तो अभी 18 देश के साथ में हम लोग इस एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट में आ गए हैं। तो इससे आप लोग समझिए कि आने वाले टाइम पे जो डॉलर डॉलर हम लोग चिल्लाते थे, तो डॉलर डॉलर चिल्लाएगी, वो नहीं एक तरीके से वो एक गाना है, कौन सा है एग्जैक्टली कुछ ऐसा करके, तो मतलब गाना कुछ और था, मतलब ये एक राइम सेट हो गया इसमें, ठीक है। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ठीक है। तो वही बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी डॉलर डॉलर चिल्लाना बंद करो, अपना रुपया आ रहा है, ठीक है। तो इसको ढंग से इस्तेमाल करने का, तो इंडिया जो है वो अभी यहाँ पर अगर अपना रुपया इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा तो कहीं ना कहीं डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी घटना स्टार्ट होगी। अपने गुड़ को अपने हिसाब से हम लोग बेटर प्राइसिंग यहाँ पर कर सकते हैं और रुपये की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। यानी कि अगर पहले किसी को रुपये देते तो बोलता कि यार ये क्या है, हम तो नहीं जानते और इसको यूज नहीं करेंगे। आज की डेट में बोलोगे तो 18 देश तो ये हैं भाई साहब, जब बोलो जहां बोलो जैसे बोलो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन हमको यहाँ पर चीजें संभालनी पड़ेगी। जब किसी चीज की अहमियत बढ़ जाती है मार्केट में, लोगों की नजर टिक जाती है, और अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो उसकी इंपॉर्टेंस घट जाती है। मतलब चैलेंज भी है भाई साहब, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी पहलू हैं। हमारा रुपी डॉलर के कंपेयर में ऊपर नीचे होता है बहुत ज्यादा। तो एक तरीके से जो वॉलेटिलिटी है इंटरनेशनल ट्रेड में, अगर आप लोग ढंग से चाहते हैं तो उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए करेंसी के अंदर। वो कब होगी? जब तुम्हारी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी होगी, यानी कि तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो ये काफी अच्छा काम आप लोगों का चलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग एक तरीके से क्या रहता है, कई सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक सप्लाई, यानी कि आरबीआई अगर चाहे तो चीजों को कंट्रोल कर सकता है काफी अच्छे से डोमेस्टिक लेवल पर। तो वो कंट्रोल जितना ज्यादा होगा उतना ही बाहर वाले लोग जो हैं वो वहां पर आने से बचेंगे। तो ये एक तरीके से अगर देखो सही तरीके से अगर बात की जाए, इंटरनेशनलाइज अगर आप लोगों को करना है, ठीक है, तो आप लोगों को एक तरीके से डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि रुपये के अंदर में स्टेबिलिटी रहे। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें लेकर चलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव रहेगा अदर करेंसी के साथ में। इंडियन रुपी जो है कंपटीशन फेस करेगी, नॉर्मल सी बात है। वो कहेंगे नहीं यार ये वाली अच्छी, इसमें कर लेते हैं व्यापार। हम कहेंगे नहीं हमारी अच्छी है, नहीं मेरी अच्छी है, नहीं तेरी अच्छी है, तुझे दिख भी नहीं रही मेरी कितनी अच्छी है, तुझे अपनी पड़ी है, ये मेरी बच्ची है, ठीक है, तो इसको देखो कितनी अच्छी है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये होगा कि हमारी करेंसी हम लोगों को प्रमोट करनी पड़ेगी, उसके फायदे लोगों को समझाने पड़ेंगे कि देख भाई ये फायदे हैं, और इस तरीके से हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो रुपी ट्रेड रूट को आरबीआई जो है वो आज के डेट में सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे अफ्रीकन देश भी हम लोग इसमें आज के डेट में पार्टिसिपेट कर सकें, और इंडिया जो है कई सारे देश के साथ में बहुत ही अच्छे लेवल पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं। ये भी स्लाइड यहाँ पर ये बता रही है कैसे हम लोग रुपये के अंदर में व्यापार कर रहे हैं और क्यों हम लोग वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट खोल रहे हैं। अब वो बातें आप लोगों की समझ में आ ही गई।
तो इसको अब आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बड़ा ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड पॉलिसी के बारे में पर्टिकुलर एक आर्टिकल था आप लोगों का, ओके। यूपीएससी ने 2014 में यहां पर क्वेश्चन पूछा विद रेफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो यहां पर एक तरीके से करंट अकाउंट के बारे में बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूट करता है यहां पर ये करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एक्सिट, ये बैलेंस ऑफ एक तरीके से इनविजिबल या फिर स्पेशल ड्रॉइंग। तो यहां पर ये बात की जा रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2 और 3, ओनली 1 और 3, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी के बारे में। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2015 के बारे में। तो ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बोला जाए कि रूपी अगर बात करें कन्वर्टिबिलिटी के बारे में, बीइंग एबल टू जो कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू द गोल्ड, अलाउ द रूपी जो वैल्यू है उसको टू बी द फिक्स्ड इन मार्केट फोर्स। इसी के साथ में फ्रीली परमिट कन्वर्टेबल रूपी टू द अदर करेंसी एंड द वाइस वर्सा, डेवलपिंग जो है एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर द करेंसी इन इंडिया। सही आंसर क्या है अगर यहां पर आप लोगों से पूछ रहे, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पर वोस्त्रो अकाउंट के बारे में, आप लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि इट इज एन अकाउंट दैट एक तरीके से कोरस्पोंडेंस बैंक होल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि वोस्त्रो अकाउंट का मतलब है कि किसी और कंट्री के बिहाफ में हम लोग यहां पर अपने यहां पर अकाउंट खोल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? बताइए आप लोग। वोस्त्रो अकाउंट मेंटेन इन द फॉरेन करेंसी, ये एक तरीके से फॉरेन करेंसी मेंटेन करते हैं, वेयर नोस्त्रो अकाउंट इज डोमेस्टिक करेंसी, इसके बारे में बात करेंगे। वोस्त्रो अकाउंट सर्व एज द एक तरीके से इकोनॉमी वे फॉर द स्मॉलर डोमेस्टिक बैंक टू एक्सेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज सर्विस टू द लार्ज फॉरेन बैंक, यानी कि लोकल बैंक जो है वो फॉरेन बैंक के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाता है इस पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया अभी वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंट होता है कोरस्पोंडेंस बैंक टू होल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर बैंक, यानी कि जैसे हमारे देश के अंदर में कोई खोल रहा है तो वोस्त्रो अकाउंट हो गया सामने वाले का, उसने हमारे बैंक में यहां पर खोला है। पर लेकिन ये वाली स्टेटमेंट यहां पर गलत आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। वोस्त्रो अकाउंट जो है फॉरेन करेंसी में और नोस्त्रो अकाउंट जो है वो डोमेस्टिक करेंसी में, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है और ये भी सही है। तो आंसर यहां पर सी हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट वहां पर बोली है वोस्त्रो अकाउंट जो है वो मेंटेन इन द डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि खोला इसलिए जा रहा है हमारे देश में वोस्त्रो अकाउंट यार उनका सामने वाले का, क्योंकि वो हमारी करेंसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए तो वोस्त्रो खोल रहे हैं। और हम लोग यहां पर नोस्त्रो खोल रहे हैं उनके अकाउंट में जाकर, तो उसका मतलब हो गया उनकी करेंसी में हम लोग व्यापार करेंगे। तो हम लोग को मान लीजिए यूएसए के साथ में तो हम लोग डॉलर में वहां पर जाकर व्यापार करेंगे, उनकी लोकल करेंसी में हमारे यहाँ आएंगे तो रुपये में व्यापार करेंगे। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो नोस्त्रो अकाउंट जो हम लोग खोलेंगे वो फॉरेन करेंसी में खोलेंगे उनके वहां पर, और वो हमारे यहाँ पर जो वोस्त्रो अकाउंट खोलेंगे वो खोलेंगे यहाँ पर हमारी डोमेस्टिक करेंसी में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, फ्रीली परमिट करने हैं कन्वर्ट करने के रूपी टू द अदर करेंसीज और वाइस वर्सा। तो ये आंसर बिल्कुल सी हो गया इसका। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीके से फ्लो ऑफ जो हमारी देश की करेंसी को और एक तरीके से दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर सी देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर सी हो गया। सी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर सी का मतलब हो गया 1 and 3, और 1 and 3 का मतलब क्या हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, और नेक्स्ट यहाँ पर 3 हो गया बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम लोग बात करते हैं करेंसी इसके करंट अकाउंट के बारे में। ये कुछ बेसिक चीजें होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा टॉपिक है ये। वैसे तो इसके बारे में फिर कभी और तसल्ली में बातें करूंगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा कैसे कैसे चीजें चलती हैं। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है इसके बारे में भी कई बार बातें हालांकि हम लोगों ने की है, पर लेकिन वही है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दो। तो चलिए कोई नहीं, कोई देखेंगे। कई सारे बच्चे कई सारे डिमांड कर रहे हैं यार, इसके बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ी सी बातें कुछ आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीडियो के अंदर में हम लोग टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक कवर किया, अभी वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट वाला टॉपिक कवर हो गया यहाँ पर। अब ये वीडियो के अंदर खत्म हो गया तो ये खत्म हो गया। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसको अगर अलग से डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा, ताकि कभी भी सर्च करें तो हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसमें कोई कंफ्यूजन न रहे। इसमें आप लोगों की क्या राय है? ऐसा कुछ होना चाहिए, येस या फिर नो? तो बताइए, इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा, किस तरीके से आप लोग चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय जरूर देना, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कई सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर समझ में नहीं आता, एक बार देख लिया फिर उसके बाद में मिलता नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ें कवर करनी है। तो देखते हैं कुछ किया जा सकता है कि आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों के सामने है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्यूएस जो यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें यहाँ पर अगर बात करें कौन सी कंट्री है एशिया में जिसने यहाँ पर टॉप किया, ऐसा बोल सकते हैं
चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो वर्किंग ग्रुप है, मीटिंग उसकी होस्ट की गई कौन से देश के द्वारा? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। सही आंसर आप लोगों को बताना है। यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा स्पॉन्सर किया गया यहाँ पर बेसिकली स्वामी फंड, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फाइनेंस, अर्बन अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है अंजी खाद ब्रिज के बारे में। तो ये मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था, बताया भी था क्या क्या, ये किस रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया है? सिक्किम, आसाम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एक सी सेट का भी क्वेश्चन है आप लोगों के ऊपर, यहाँ पर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, फिर आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोगों के सामने है मैप बेस्ड क्वेश्चन, उसको देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सैंडी, ठीक है, तो सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो बेसिकली जो उत्तर प्रदेश का सैंडी और हरदोई वाला रीजन है वहां पर देखने को मिलेगा। सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये क्रिएट की गई थी 1990s में, और यहाँ पर ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि माइग्रेटरी वर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोकल लोगों को भी फायदा पहुंचाती है। रामसर साइट बनाया गया इसको रिसेंटली अभी, तो इसलिए न्यूज़ में थी और मैंने बोला था रामसर साइट आप लोग की सारी कवर करेंगे। तो ये सैंडी वर्ड सेंचुरी जो है वो रामसर साइट है। एनसेट नाम इसको धार झील के नाम से जानते थे, पुराना नाम था धार झील, अब सैंडी बोलते हैं, ठीक है नहीं, गांव से निकल कर आते हैं सैनी, बाहर हो गया सैंडी तो आप लोग याद रखिएगा, तो धार को सैंडी कर दिया इन्होंने। रिवर जो गारा है वो फॉर्मली रिवर गरुण गंगा थी जो कि पास होती है सेंचुरी के पास से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग कई बार बन जाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, याद रखोगे कायदे में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाकी और भी कई सारी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जो रामसर साइट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिवीजन करते रहो, डेली रिवीजन कर ही चीज़ें आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अभ्यास बना रहना चाहिए। क्यूएस रैंकिंग में चाइना ने टॉप किया, ये याद रखिएगा इसके बारे में। इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है एशिया में, नंबर अगर देखेंगे रैंक जो है यूनिवर्सिटी की 66वीं आफ्टर चाइना, चाइना टॉप पर है यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, पहले पर इंडिया चाइना हो गया, दूसरे पर इंडिया। G20 इन्वेस्टमेंट वर्किंग जो मीटिंग है वो किसके द्वारा होस्ट की गई? तो मुंबई के द्वारा होस्ट की गई, यहाँ पर अभी महाराष्ट्र के अंदर में। तो ऑप्शन सी हो गया आप लोगों के सामने। कौन सी मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल जो मिड इनकम हाउसिंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बात की जा रही है, अरे नहीं यार एक सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर अंजी खाद ब्रिज के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। तो जम्मू कश्मीर में फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है जो कि रेलवे का बनाया गया, अब पहली बार अंजी रिवर के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में। अब तक रेलवे का केबल ब्रिज नहीं बनाया गया था, ठीक है। वैसे केबल ब्रिज आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर भी एक केबल ब्रिज है, नाम बताइए जरा उसका याद आ रहा है बताइए। सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका आंसर डी है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर आंसर हो गया। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बनेंगे, कौन बनेगा इंग्लिश पति या फिर जो भी है यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को अंग्रेजी इंप्रूव करने का काम करेंगे। तो एक एक शब्द आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सेंटेंस फ्रेम जरूर करना। और कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो फेवरेट है, इसका तो इंतजार करते हैं। किस किस का फेवरेट है ये पोर्शन है, बताइए जरूर कौन सा पोर्शन सबसे फेवरेट है आपका, बराबर बताइए तो सही, मैं भी तो जानूँ रिसेप्टिव के बारे में बात की जा रही है। तो रिसेप्टिव होता है ग्रहणशील, यानी कि चीजों को, जो खुले विचार वाला आदमी नहीं है भाई साहब, कोई हो गया कि बस ये बातें से मेरे सामने बोल मत देना, इसके अलावा कई बार ना संकुचित सोच वाले कि किसी के बारे में बात करते हैं कि ये लड़की को पढ़ाना है, ठीक है, तो उनकी एक सोच रहती है कि नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। तो आप लोगों को देखने को मिला कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार सबको पढ़ाना है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मतलब एक सोच को खुली सोच वाली रखना, शौचालय की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ, विचार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिसेप्टिव, तो आप रिसेप्टिव हैं या फिर रिपल्सिव हैं, आप लोगों को बताना है, ठीक है। यानी कि आप लोग एक्सेप्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ब्रॉड माइंडेड, खुला माइंडेड, जो कि एक तरीके से नहीं, कई बार कहते हैं गांधी जी सबको एक आंख से देखते थे, मतलब समान नजर से देखते थे। तो ये आप लोगों के लिए दोहा भी इस्तेमाल किया था एक तरीके से। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, यह है वोरेशियस, सत्यनिष्ठ, यानी कि एक तरीके से ट्रुथ बोलने वाला इंसान, उसको डर नहीं लगता भाई साहब, युधिष्ठिर है बिल्कुल, मतलब कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना इंसान सत्य नहीं छोड़ेगा। तो ये बातें बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। डिमिस्टिफाई आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये काफी अच्छा है, स्पष्ट करना चीजों को, झोल मेल में नहीं रखना यार। जो चीजें हैं सामने हैं, नहीं है तो नहीं है, चलेंगे साथ में, साथ रहेंगे साथ में, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल स्पष्ट बोल देना बातों को, माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना चीजों को, सब्जेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड में लेकर चलना। ये ऑप्शनल है, ये चीजें हैं, सारी चीजें क्लियर है, तो ये समझ सकते हैं।
और जो ये दो चीज़ें नहीं करता है ना, ये आप लोगों को अक्सर कैसे देखने को मिलेंगे, ये सिकड़ यानी कि कमजोर या फिर कामचोर, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, कामचोर आदमी जो है वो चीज़ों को स्पष्ट नहीं करेंगे और सत्यनिष्ठ नहीं रहेंगे। वो बसते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, जानबूझकर झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। किसी को बोला यार ये काम कर देना, यार ना वहाँ दोस्त आ गए थे, घर में दिक्कत होगी, डेली तो अपने बाबा दादी नाना नानी को मारते रहते हैं, घर में इसकी डेथ हो गई, इस वजह से नहीं कर पाए। ये सारी देखने को मिलेगी। स्क्विड का मतलब है तिरछा करना, यानी कि एक तरीके से सडन चेंज किसी चीज़ में, पोजीशन चेंज कर देना। अभी मान लीजिए सामने वाला कुछ बोला था, पलट जाना, ऐसा नहीं। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। हर इंसान का सोचने का तरीका है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छे बच्चे, सारी बातें जानते हैं, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर शब्द, कैसे लगे जरूर बताना। सेंटेंस फॉर्म जरूर किया करो यार, नहीं करोगे तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी सर पे से, कुछ याद नहीं रहेगा। कुछ और चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान की जा रही है, थोड़ा सा टाइम दो, सिस्टमेटिक वे में और अच्छे से चीज़ें कवर करके चलेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर साथ मत छोड़ना, साथ छोड़ने के लिए थोड़ा ना यार 7 चीज़ें स्टार्ट की हैं, ठीक है। ये टेंशन मत लेना कि किसी भी तरीके से साथ छोड़ा जाएगा। जितनी चीज़ें मिल रही हैं उससे ज़्यादा ही मिलनी स्टार्ट होगी, बस थोड़ा सा टाइम और देना। और जो SLV पीडिया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर कुछ जल्दी ही आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी, बस आप लोगों को बैठकर पढ़ना है और उनका रिवीजन करना है। बस इतना मेरे ऊपर एहसान कर देना, ठीक है, कि रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम, प्रैक्टिस करते रहना टाइम टू टाइम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितना कराया जा रहा है उतना सिस्टमेटिक वे में कर लेना बस, उसके बाद में कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है और चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बताना। और कभी भी लो फील मत करो। इंसान है, करना होता है लो फील पर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको लंबा ही बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। हर एक इंसान की जिंदगी में लो पीरियड आता है, ठीक है। तो ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इनको लाइफ का पार्ट बनाओ और इनसे सीख कर आगे बढ़ो, ना कि इनके नीचे दबकर मर जाओ। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।